हेलो बच्चों, मेरा नाम है शशिभूषण पटेल और आप देख रहे हैं मेरा और आपका खूबसूरत सा चैनल द केमिस्ट्री टाइटन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। तो आइए समझते हैं ये जो वाष्प दाब है वो जो है होता क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं ये जो वाष्प है वो जो है आता कहाँ से है। तो वाष्प आता है वाष्पन की क्रिया से। जब किसी भी द्रव का वाष्पन होता है तब वहाँ पर जो आता है वाष्प। चलिए एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक शुद्ध द्रव है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर है शुद्ध द्रव। अब आपको पता है शुद्ध द्रव के जो अणु हैं वो सरफेस पे होते हैं, ठीक है। कोई भी द्रव हो उसके जो अणु हैं वो क्या होते हैं, उसकी सतह पर भी होते हैं, ठीक है। सतह पर जो अणु होते हैं उनको हम बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल, सतह के अणु। साथ ही ये अंदर में भी जो है अणु रहेंगे, ठीक है। ये अंदर में जो अणु होते हैं इनको हम बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। तो कोई भी शुद्ध द्रव हो, ठीक है, सबसे पहले सतह पर भी, जैसे यहाँ पर ये सतह पर भी जो है अणु रहेंगे, ठीक है। ये सतह पर मान लीजिए सतह है, ठीक है। तो इस सतह पर भी जो है द्रव के अणु रहेंगे, ठीक है। इन अणुओं को हम बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल या सतह के अणु। और इसके अंदर भी कुछ अणु होते हैं जिनको हम बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल या अंदर के अणु। तो यहाँ पर ये जो वाष्प बनता है वो द्रव के वाष्पन से बनता है, ठीक है। द्रव का वाष्पन जिसको हम बोलते हैं इवेपोराइजेशन, इवेपोराइजेशन, ठीक है, अर्थात वाष्पन की क्रिया। द्रव के वाष्पन से जो है बनता है आपका वाष्प, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए ये जो बल्क मॉलिक्यूल हैं इनके अंदर, ठीक है, ये जो बल्क मॉलिक्यूल हैं उनमें जो है अंतराणु बल पाया जाएगा। ये अणु और इसके चारों ओर जितने भी अणु रहेंगे इसको जो है अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अर्थात ये जो बल्क मॉलिक्यूल है उस पर अंतराणुक बल का मान जो है चारों तरफ से लगेगा। ये भी जो बल्क मॉलिक्यूल है उसको आकर्षण ऊपर की ओर से लगेगा, नीचे की ओर से लगेगा, बाएं दाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, हर तरफ से जो है यहाँ पर जो है आकर्षण बल लगेगा, जिनको हम बोलते हैं अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल मतलब जितने भी अणु हैं, ये अणु इधर से इसके चारों तरफ जितने भी अणु हैं, ठीक है, ये जो है इस या एक दूसरे अणु को जो है अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ये जो अंदर में जो बल्क मॉलिक्यूल हैं वो जो है चारों तरफ से आकर्षित होते हैं। अर्थात ये जो बल्क मॉलिक्यूल होते हैं इनके अंतराण्विक बल का मान क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सरफेस के मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखिए ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं उनको आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, नीचे की तरफ लगेगा, बाएं से भी लगेगा, दाएं से भी लगेगा। लेकिन क्या ये ऊपर से जो है आकर्षण बल लगेगा? देखिए ऊपर में तो सरफेस मॉलिक्यूल के अलावा कोई अणु भी नहीं है, अर्थात ऊपर की तरफ से इनको जो है आकर्षण बल नहीं लगेगा। अर्थात यहाँ पर देखिए ये जो बल्क मॉलिक्यूल हैं इनके अंतराण्विक बल का मान चारों तरफ से लग रहा है, ठीक है, इनको आकर्षण जो है चारों तरफ से लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं उनको जो है आकर्षण बल चारों तरफ से नहीं लग रहा है, खास तौर से ऊपर की तरफ से तो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, ठीक है। इसी कारण से ये जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं उनके अंतराण्विक बल का मान, ठीक है, अंतराण्विक बल का मान बल्क मॉलिक्यूल की तुलना में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं इनके अंतराण्विक बल का मान कम होता है, किससे, बल्क मॉलिक्यूल से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बल्क मॉलिक्यूल हैं उन पर जो है चारों तरफ से आकर्षण बल लगता है, ठीक है। आप खुद ही देखिए इसके चारों तरफ यहाँ भी और बहुत सारे अणु होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के आकर्षित करेंगे। तो जाहिर सी बात है बल्क मॉलिक्यूल के अंतराण्विक बल का मान क्या होगा, अधिक होगा। जबकि यहाँ पे जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं
यहाँ पर उनको जो है आकर्षण ऊपर की तरफ से लगेगा नहीं, अर्थात चारों तरफ से यहाँ पर जो है अंतराणविक बल जो है लग नहीं रहा है, उनको चारों तरफ से जो है आकर्षण जो है यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं उनके अंतराणविक बल का मान कम है। अब यहाँ पर उनके बीच जो आकर्षण है वो कम है, अर्थात ये जो है आसानी से जो है वाष्प बनेंगे। यहाँ पर जो इनका वाष्प है वो जो है आसानी से बनेगा। हमेशा याद रखिए वाष्प केवल सरफेस मॉलिक्यूल का बनता है, ठीक है, क्योंकि उनके अंतराणविक बल का मान जो है कम होता है और उनके निष्कासन की प्रवृत्ति जो है अधिक होती है। निष्कासन की प्रवृत्ति मतलब अपने सतह से बाहर जाने की प्रवृत्ति। क्यों? क्योंकि उनके बीच आकर्षण कम है। अब सोचिए आप जो है दो अणु हैं, उनके बीच जो है आकर्षण जो है बहुत ज़्यादा है, तो क्या वो मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यदि उनके बीच आकर्षण कम है तो आसानी से जो है अपनी जगह से जो है मूव ऑन कर सकते हैं। तो वो जो है यहाँ पे होता है, इनके बीच अंतराणुक बल का मान कम होता है। जैसे यहाँ पर शुद्ध द्रव ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं ए ए ए ए ए ए, ये भी ये भी ए, तो शुद्ध द्रव यहाँ पर है ए। तो बल्क मॉलिक्यूल अंदर, सरफेस मॉलिक्यूल बाहर, ठीक है, या सतह पे। तो ये जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं वही केवल जो है वाष्प बनाते हैं। जैसे ही ये सरफेस मॉलिक्यूल वाष्प बन जाएंगे, ठीक है, तो इनमें से कुछ बल्क मॉलिक्यूल जिनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा जिनकी जो है अधिक है, ठीक है, वो जो है फिर से जो है सरफेस मॉलिक्यूल में बदल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ये सरफेस के मॉलिक्यूल वाष्प बनेंगे, इनका जगह जो है लेने कौन आएगा? ये बल्क मॉलिक्यूल जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो सतह के अणु हैं और ये जो बल्क मॉलिक्यूल हैं, सरफेस मॉलिक्यूल और ये जो बल्क मॉलिक्यूल हैं, अब देखिए ये सरफेस मॉलिक्यूल ऊपर क्यों है? ठीक है, इसकी गतिज ऊर्जा अधिक है, ठीक है, लड़ झगड़ के भीड़ के ये जो है ऊपर पहुंचा है इनसे, ठीक है, तभी तो ये आज ये ऊपर है और बाकी सब नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही सरफेस मॉलिक्यूल वाष्प बनेगा, ठीक है, ये जो बल्क मॉलिक्यूल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है अधिक होगी, ये जो है लड़ झगड़ के फिर से कहाँ चले जाएंगे? ऊपर की तरफ चले जाएंगे और किस में बदल जाएंगे? सरफेस मॉलिक्यूल। इस प्रकार से केवल सरफेस मॉलिक्यूल का वाष्प बनता है, बल्क मॉलिक्यूल का नहीं। तो यहाँ पर सरफेस मॉलिक्यूल में हमने दो चीज़ देखा। सबसे पहले इसके अंतराणविक बल का मान कम होता है, जिसके कारण ये आसानी से जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और दूसरा इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी जो है अधिक होती है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो है इस प्रकार का जो हमको पात्र दिख रहा है, ये जो है एक खुला पात्र है। देखिए क्या बंद है क्या? नहीं। ये किस प्रकार का पात्र है? खुला पात्र है। तो यहाँ जो वाष्प बना उसका इस द्रव पर कोई भी दाब नहीं होगा, ठीक है, अर्थात इस वाष्प का कोई भी वाष्प दाब नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये जो वाष्प है वो कहाँ चले जा रहे हैं? वायुमंडल में चले जा रहे हैं। तो ये जो वाष्प है इस द्रव पर किसी भी प्रकार का दाब नहीं लगाएगा, अर्थात खुले पात्र में वाष्प दाब बनना असंभव है। चलिए अब इसी को जो है एक दूसरे उदाहरण से हम जो है यहाँ पर समझते हैं। अब जो है एक दूसरा पात्र ले लेते हैं अपन, ठीक है, और वो पात्र कैसा है? बंद पात्र है, ठीक है। अब इसमें भी जो है सतह पर शुद्ध द्रव के अणु रहेंगे, ठीक है, सतह पर जो है शुद्ध द्रव के अणु रहेंगे। नाम दे देते हैं ए ए ए ए ए ए, ठीक है। अंदर भी रहेंगे, इसको नाम दे देते हैं ए, ठीक है। ये है हमारा सरफेस मॉलिक्यूल, और अंदर जो है उनको हम क्या बोलते हैं? बल्क मॉलिक्यूल, ठीक है, सरफेस मॉलिक्यूल और बल्क मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर भी सेम क्रिया होगा, इसमें भी क्या होगा? चारों तरफ से जो है आकर्षण बल लगेगा, अर्थात ये बल्क जो मॉलिक्यूल है उसके अंतराणविक बल का मान अधिक होगा, जबकि ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं उनको केवल इधर एक ही तरफ से जो है आकर्षण बल लगेगा, अर्थात इसके जो अंतराणविक बल का मान है वो क्या होगा? कम होगा,
ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं इनका भी वाष्प बनेगा, ठीक है, इनका भी क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। अर्थात कौन सा क्रिया होगा यहाँ पर, वाष्पन का क्रिया। कौन सा क्रिया होगा, वाष्पन। वाष्पन की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है एक बंद पात्र है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक बंद पात्र है, तो वाष्प क्या वायुमंडल में जाएगा, नहीं, धीरे धीरे जो है वाष्प के अणु जो है यहाँ पर इकट्ठा होते जाएंगे और धीरे धीरे जो है एक दूसरे से टकराते जाएंगे। टकराने की क्रिया के फलस्वरूप वहाँ पर कौन सा क्रिया होगा, संघनन की क्रिया होगा, ठीक है। और संघनन की क्रिया के फलस्वरूप वाष्पन की क्रिया में क्या होता था, वाष्पन की क्रिया में द्रव परिवर्तित हो जाता था, किसमें, वाष्प में, ठीक है। अब वाष्प के जो है बहुत सारे अणु हो गए तो एक दूसरे से परस्पर क्या करेंगे, टकराएंगे और वाष्प पुनः, ठीक है, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से द्रव और वाष्प के बीच क्या स्थापित हो जाएगा, साम्यावस्था। अर्थात द्रव के जितने अणु वाष्प के रूप में परिवर्तित हो रहे थे, वाष्प के उतने ही अणु द्रव के रूप में परिवर्तित होते रहेंगे। ये क्रिया जो है लगातार जो है चलता रहेगा। जैसे आपने कभी देखा होगा, जब आप जो है पानी की बोतल, ठीक है, जो पूरी तरीके से जो है भरा हुआ नहीं है, ठीक है, उसमें देखा होगा कि बोतल के चारों तरफ जो है पानी की छोटी छोटी बूंदें जो है हमको एकत्रित देखने को मिलती हैं। तो ये क्यों होता है, तो सबसे पहले जो है वाष्पन की क्रिया होते हैं। जब वाष्प के बहुत सारे अणु मिल जाते हैं तो परस्पर जो है एक दूसरे से टकराते हैं और बोतल की दीवार पर क्या हो जाते हैं, छोटी छोटी बूंदों का रूप जो है धारण कर लेती हैं। सेम केस यहीं पे होता है। सबसे पहले इनमें जो है वाष्पन की क्रिया होगा, ठीक है, द्रव जो है वाष्प के रूप में यहाँ पर आएगा। अब जब वाष्प के बहुत सारे अणु होंगे, ठीक है, तो संघनन की क्रिया के फलस्वरूप फिर से जो है द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द्रव और वाष्प के बीच जो है क्या स्थापित हो गया, साम्यावस्था स्थापित होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्योंकि वाष्प है, वाष्प और द्रव लगातार जो है एक दूसरे रूप में जो है परिवर्तित होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर बताइए, वाष्प किस अवस्था में रहता है, वाष्प का जो अवस्था है, भौतिक अवस्था, वो क्या है, गैस। और हमको पता है कि प्रत्येक गैस का कुछ न कुछ जो है प्रेशर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ जो वाष्प है, ये जो है इस द्रव की सतह पर एक दाब आरोपित करेगा, इसी को बोलते हैं द्रव का वाष्प दाब, ठीक है। वाष्प के द्वारा द्रव की सतह के ऊपर, ठीक है, किसके द्वारा, वाष्प के द्वारा द्रव की सतह के ऊपर लगाया गया जो दाब है वही कहलाता है उसका वाष्प दाब। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल क्या है, शुद्ध द्रव है, शुद्ध द्रव जिसका हमने नाम क्या दिया है, ए। तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, दाब मतलब दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से, और किसका दाब है, केवल ए का दाब है, तो इसको हम लिखेंगे P नॉट ए। नॉट ए मतलब ए के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो दाब उत्पन्न हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है, ए के कारण से, ठीक है। तो P नॉट ए, नॉट ए मतलब ए के अलावा और वहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, ए के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर P नॉट ए अर्थात ये हो गया आपका शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब। यदि यहाँ पर केवल और केवल बी होता तो उसका दाब हम क्या लिखते, पी नॉट बी। नॉट बी मतलब बी के अलावा और कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर ये जो प्रेशर है वो बी के कारण से है, ठीक है। तो पी नॉट बी इसका मतलब क्या होता, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जाना कि वाष्प दाब क्या है, वाष्प के द्वारा द्रव की सतह के ऊपर लगाया गया जो दाब है वही कहलाता है उसका वाष्प दाब, ठीक है। और ये वाष्प कहाँ से बनता है, वाष्पन की क्रिया से, ठीक है। जब द्रव और वाष्प के बीच साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है तो लगातार जो है द्रव वाष्प में और वाष्प जो है द्रव में परिवर्तित होते जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो वाष्प बनता है,
ठीक है, उसके द्वारा जो है द्रव की सतह पर एक दाब लगाया जाता है, उसी को कहा जाता है वाष्प दाब। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला इसमें कारक है विलायकों की प्रकृति। विलायकों या हम बोल सकते हैं अवयवों की प्रकृति। अवयवों की प्रकृति, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं जल, ठीक है, जल H2O, और दूसरा हम ले लेते हैं एथिल अल्कोहल C2H5OH, एथिल अल्कोहल, ठीक है। अब हमने यहाँ पर दो द्रव लिया, एक जल लिया और दूसरा जो है एथिल अल्कोहल, और ये जो है निश्चित ताप पर लिया हमने, ठीक है। दोनों के लिए जो है ताप यहाँ पर क्या है, समान है। यदि इसके लिए 20 अंश सेल्सियस है तो इसके लिए भी 20 अंश सेल्सियस, यदि इसके लिए 25 अंश सेल्सियस है तो इसके लिए भी 25 अंश सेल्सियस है। तो चलिए, हमको पता है कि द्रव के अणुओं के बीच, ठीक है, द्रव के अणुओं अर्थात यहाँ पर जल के अणुओं के बीच क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। आपने 11वीं की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जल के अणुओं के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल में जो है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, 4 जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अर्थात यहाँ पर जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रांग है, अर्थात इसके अंतराणविक बल का मान जो है अधिक होते हैं। चलिए अब अल्कोहल को देख लेते हैं। अब अल्कोहल में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि एथिल अल्कोहल में भी जो है क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इसके एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक मॉलिक्यूल में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जबकि जल के एक अणुओं के बीच, ठीक है, जल के एक अणु के बीच 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि अल्कोहल के एक अणु के बीच जो है एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इसका जो अंतराणविक बल का मान है वो जल से क्या होगा, जाहिर सी बात है कम होगा, ठीक है। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल जो है ज़्यादा है। ये है वाटर मॉलिक्यूल, ये है वाटर मॉलिक्यूल, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब बताइए, क्या ये आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच जो अंतराणविक बल का मान है वो अधिक है। चाह के भी जो है ये वाष्प के रूप में नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर अल्कोहल, यहाँ पर अल्कोहल, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन जल की तुलना में यहाँ पर अंतराणविक बल का मान क्या है, कम है। तो ये जो है जल की तुलना में आसानी से जो है वाष्प बन के जा सकते हैं। अब बताइए, इन दोनों में वाष्प या वेपर किसका अधिक बनेगा, ठीक है, किसका अधिक बनेगा? जल का तो नहीं बनेगा, जल का जो है कम बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंतराणविक बल का मान अधिक है। अब अल्कोहल, क्योंकि इसके अंतराणविक बल का मान है तो वेपर इसका अधिक बनेगा। अब वाष्प अधिक बनेगा तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा वाष्प बन रहा है तो द्रव की सतह के ऊपर ज़्यादा दाब लगाएगा, अर्थात उसका जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है, वो अधिक होगा। किसकी तुलना में? जल की तुलना में। यहाँ पर वेपर प्रेशर को Vp से शो कर रहा हूँ, आगे जितना भी आएगा वेपर प्रेशर को Vp से यहाँ पे जो है शो करूँगा। तो यहाँ पर क्योंकि वाष्प जो है अल्कोहल की तुलना में कम बन रहा है तो इसका वाष्प दाब कम होगा। किसकी तुलना में? अल्कोहल की तुलना में। तो यहाँ पर इसका वाष्प दाब हम क्या लिख सकते हैं? P0H2O, जल के कारण इसका वाष्प दाब है, और इसका क्या लिख सकते हैं? P0C2H5OH। अब बताइए किसका वाष्प दाब अधिक होगा? एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब जल से क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अंतराणुक बल का मान है वो कम है, ठीक है। अब देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस।
ठोस के अणु जो है बहुत पास पास होते हैं, इसी कारण से जो है वो गति नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका घर है, वो सॉलिड है, क्या वो गति कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल का मान इतना ज़्यादा है कि वो हिल डुल भी नहीं सकते। लेकिन अब बात करते हैं द्रव का। द्रव के बीच आकर्षण बल जो है वो ठोस की तुलना में थोड़ा सा कम होता है, इसी कारण जो है वो जो है थोड़ा मोड़ा जो है गति कर लेते हैं। जैसे आपने नदी तालाब में जो है पानी की गति देखा होगा, ये जो है थोड़े मोड़े जो है गति कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन गैस के अणु जो है बहुत दूर दूर होते हैं और इनके बीच आकर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है, इसी कारण से जो गैस के अणु हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक जो है गति करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आकर्षण बल कम मतलब वो स्वतंत्रता पूर्वक जो है गति करने लगेंगे। अब यहाँ पर देखिए अंतराणविक बल का मान कम है तो ये आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। इनमें जो है अंतराणविक बल का मान अधिक है तो वाष्प तो बनेंगे लेकिन अल्कोहल की तुलना में कम बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब अधिक होगा किससे? जल से। अर्थात अंतराणविक बल का मान कम, ठीक है, अंतराणविक बल का मान जितना कम होगा उसका जो वाष्प दाब है उतना ही जो है अधिक बनेगा। तो सिंपल सी बात है, अंतराणविक बल का मान कम तो उसके जो है ज़्यादा वाष्प बनेंगे। अब ज़्यादा वाष्प बनेगा तो उसका वाष्प दाब भी अधिक होगा। चलिए अब जो है हम देखते हैं द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक में जो है दूसरा कारक है टेम्परेचर। ठीक है, अब बताइए टेम्परेचर, जैसे यहाँ पर जो है ये जो है अणु है, ठीक है, ये सरफेस पर जो है अणु है। ठीक है, अब ताप हम बढ़ा देते हैं। अब ताप बढ़ाने से क्या है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो है विलायक है या कोई भी शुद्ध द्रव है। ठीक है, अब ये इनके तो वाष्प बनेंगे। ठीक है, ताप बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं, ठीक है, वाष्प तो बनेंगे ही बनेंगे और कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। लेकिन यदि मान लीजिए टेम्परेचर 20 अंश सेल्सियस है, 20 अंश सेल्सियस से हमने कर दिया यहाँ पर 30 अंश सेल्सियस। ठीक है, किसी उपकरण की सहायता से यहाँ पर हमने क्या किया, टेम्परेचर जो है इसका बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। अब गतिज ऊर्जा बढ़ गई, ठीक है, तो ये और जल्दी जो है, ठीक है, और जल्दी से जो है इनका जो है क्या होगा, वाष्पन की क्रिया होगा और अधिक से अधिक जो है वाष्प बनेगा। तो सिंपल सी बात है, ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प अधिक बनेगा। ठीक है, जल्दी बनेगा। अब वाष्प अधिक बनेगा तो वाष्प दाब भी उसका अधिक होगा। सिंपल सी बात है बच्चों, आप सोचिए कोई लिक्विड है, ठीक है, उसको जो है हम गर्म नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे है वो। ठीक है, अब जो है उसको गर्म करना अपन शुरू किए। ठीक है, अब गर्म करना शुरू करते हैं तो वाष्प अधिक बनते हैं। अब वाष्प अधिक बनेगा तो वो जो है द्रव की सतह के ऊपर उतना अधिक जो है दाब लगाएगा। तो ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प अधिक बनेगा, वाष्प अधिक बनेगा तो उसका वाष्प दाब भी अधिक होगा। ये दो कारक हैं जो शुद्ध द्रव के जो है वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है विलायक या अवयव की प्रकृति। ठीक है, यदि अंतराणविक बल का मान कम होगा तो वाष्प दाब अधिक होगा। दूसरा, ताप अधिक होगा तो उसके वाष्प दाब का मान अधिक होगा। तो चलिए बच्चों, अगला हमारा जो मेन टॉपिक है वो यहीं से शुरू होता है और वो है विलयन का वाष्प दाब। अब बताइए विलयन के कितने घटक होते हैं? विलयन के 2 घटक होते हैं। ठीक है, एक होता है विलेय, ठीक है, और दूसरा होता है विलायक। अब आगे जितने भी टर्म्स आएंगे उनमें हम विलेय को हमेशा बी से और विलायक को हमेशा जो है ए से जो है प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो विलेय है और ये जो विलायक है, यदि केवल विलेय होता, ठीक है, शुद्ध विलेय होता तो उसका वाष्प दाब क्या होता, P0B। केवल शुद्ध विलायक होता तो उसका वाष्प दाब क्या होता, P0A। तो आगे जितने भी जहाँ पर भी विलायक का उपयोग होगा वहाँ पर हम A लिखेंगे, विलेय का जब उपयोग होगा तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। तो चलिए विलयन के वाष्प दाब में जो है सबसे पहला देख लेते हैं हम द्रव विलयन का वाष्प दाब। द्रव विलयन का वाष्प दाब जिसमें
दोनों द्रव वाष्पशील हैं, ठीक है, जिसमें दोनों द्रव क्या हैं, वाष्पशील हैं, ठीक है, दोनों द्रव क्या हैं, वाष्पशील हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पात्र लिया, ठीक है, जिसमें है केवल शुद्ध द्रव A, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या है, शुद्ध द्रव A है, ठीक है, ये A है, ये A है, ये A है, इस प्रकार से सभी अणु क्या हैं, A के हैं। अब बताइए यहाँ पर किसका वाष्प बनेगा, A का वाष्प बनेगा, ठीक है, क्योंकि केवल A है, ठीक है, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, P0A, ठीक है, P0A मतलब शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब। अब जो है हम दूसरा पात्र ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है केवल शुद्ध द्रव B, ये B के अणु हैं, B के, ये B के, ये इस प्रकार से सभी अणु किसके हैं, B के हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो वाष्प बनेगा वो किसके कारण से बनेगा, केवल B के कारण से बनेगा, तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P0B, ठीक है। P0A शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब, P0B शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब। क्लियर है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल B है, तो यहाँ पर वाष्प किसके कारण से बन रहे हैं, B कारण से बन रहे हैं, ठीक है, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, P0B। यहाँ पर वाष्प जो बन रहे हैं वो केवल A के कारण से बन रहे हैं, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, P0A। अब सोचिए यदि इन दोनों विलयन को हम मिला दें, ठीक है, दोनों द्रव को यदि हम मिला दें, विलयन को नहीं, ये तो विलयन है नहीं, यदि इन दोनों द्रव को मिला दें, ठीक है, ये क्या है, विलेय है, क्योंकि मैं पहले ही बोला था A को हम, विलायक को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, A से, विलेय को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, B से, ठीक है। यदि अब इन दोनों को हम मिला दें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, विलयन, ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, विलयन, अर्थात यहाँ पर A के अणु भी रहेंगे, B के अणु भी रहेंगे, A के अणु भी रहेगा, B का अणु भी रहेगा, A का अणु भी रहेगा और B का अणु भी रहेगा। अब बताइए यहाँ पर A का वाष्प दाब क्या होगा, A का वाष्प दाब P0A और B का वाष्प दाब P0B नहीं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो A के कारण से वाष्प दाब है इसीलिए P0A, B के कारण से वाष्प दाब है तो P0B, लेकिन यहाँ पर भी तो जो A के वाष्प बन रहे हैं वो A के कारण से बन रहे हैं और B का जो वाष्प है वो B के कारण से बन रहा है, नहीं, यहाँ पर क्या होता था, केवल और केवल B होता था, ठीक है, इसीलिए P0B। यहाँ पर केवल और केवल जो है यहाँ पर A होता था इसीलिए P0A। लेकिन यहाँ पर आप सभी को पता है विलयन क्या होते हैं, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। यहाँ पर शुद्ध द्रव B था, यहाँ पर शुद्ध द्रव A था, लेकिन ये जो विलयन बना ये शुद्ध द्रव नहीं है। आप सभी को पता है कि विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण, ठीक है। अब ये मिश्रण हो गया, शुद्ध द्रव नहीं रहा, इसी कारण से A का वाष्प दाब होगा PA और B का वाष्प दाब होगा PB, ठीक है, क्योंकि अभी इनका जो है मिक्सचर हमको मिल गया है, कॉकटेल A और B दोनों को हम क्या कर दिए हैं, मिक्स कर दिए हैं, ठीक है। तो A का वाष्प दाब PA हो जाएगा और B का जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, PB। अब यहीं से बच्चों शुरू होता है राउल्ट का नियम, ठीक है, यहीं से क्या शुरू होता है, राउल्ट का नियम, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे राउल्ट, उन्होंने क्या कहा कि PA समानुपाती XA, या उन्होंने कहा PB समानुपाती XB, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है भाई, चलिए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। आप बताइए XA क्या है, ये तो है विलायक, ठीक है, और X जिसको हम X बोल दे रहे हैं वो है जीटा, ठीक है। अब आपको पता है जीटा, जीटा मतलब क्या है, मोल प्रभाज, ठीक है, जीटा मीन्स क्या है, मोल प्रभाज, जिसको हम क्या बोल दे रहे हैं, XA, या आप जीटा A भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो PA समानुपाती जीटा A, तो A क्या है, विलायक, जीटा क्या है, मोल प्रभाज, ठीक है।
अब मोल प्रभाज बराबर क्या होते हैं? एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। यदि मैं यहाँ पर बोलूँ कि ए के मोलों की संख्या 1 है और बी के मोलों की संख्या 3 है, ठीक है, तो आप बताइए ए का मोल प्रभाज कितना होगा? ए के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। कुल मोल ए के 1 बी के 3 अर्थात विलयन में कुल कितने मोल हैं? 4 मोल। तो ए का मोल प्रभाज कितना हुआ? 1/4। यदि मैं बात करूं बी का मोल प्रभाज क्या है, तो बी के मोलों की संख्या 3 बटे कुल मोलों की संख्या 4, तो बी का मोल प्रभाज 3/4। अब यहां पर देखिए किसका मोल प्रभाज अधिक है, तो जाहिर सी बात है बी का मोल प्रभाज अधिक है। अब देखिए जिसके मोलों की संख्या ज्यादा उसका मोल प्रभाज भी ज्यादा, ठीक, जिसके मोलों की संख्या ज्यादा उसका मोल प्रभाज भी ज्यादा, ठीक है, अर्थात मोल प्रभाज का मान अधिक होगा, ठीक है, तो मोलों की संख्या भी अधिक होगा। अब मोलों की संख्या अधिक होगा तो उसका वाष्प भी ज़्यादा बनेगा। अब उसका वाष्प ज़्यादा बनेगा तो उसका वाष्प दाब भी क्या होगा? अधिक होगा। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, आप खुद सोचिए। ये तो आप अभी भी सोच सकते थे, लेकिन उस समय जो है राउल्ट ने ये सोचा, ठीक है, राउल्ट ने कहा कि यदि विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होते हैं, अर्थात मोल प्रभाज का मान जितना अधिक होगा उसका वाष्प दाब भी उतना ही अधिक होगा, ठीक है। उसी प्रकार से विलेय का वाष्प दाब विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। सिंपल सी बात है बच्चों, जिसका मोल प्रभाज अधिक होगा उसके मोलों की संख्या अधिक होगा। अब उसके मोलों की संख्या अधिक है तो उसका वाष्प अधिक बनेगा। अब वाष्प अधिक बनेगा तो वो द्रव की सतह के ऊपर उतना ही जो है अधिक दाब लगाएगा, तो सिंपल सी बात है उसके वाष्प दाब का मान अधिक होगा। अर्थात यहाँ पर जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? जीटा के या मोल प्रभाज के। यदि मोल प्रभाज का मान अधिक है, विलायक का मोल प्रभाज का मान अधिक है, तो विलायक का वाष्प दाब भी अधिक होगा। यदि विलेय के मोल प्रभाज का मान अधिक है तो विलेय का वाष्प दाब भी अधिक होगा। इसको हम स्टेटमेंट के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं? निश्चित ताप पर किसी विलयन में, ठीक है, निश्चित ताप पर विलयन में प्रत्येक घटक का, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या लिए हैं? विलायक का वाष्प दाब, यहाँ पर विलेय का वाष्प दाब अपने अपने, ठीक है, घटक के मोल प्रभाज के क्या है? समानुपाती हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? निश्चित ताप पर किसी विलयन में प्रत्येक घटक का, ठीक है, आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। क्यों? अब देखिए ए के कारण जो दाब होगा उसको हम पी ए बोलेंगे, बी के कारण से जो दाब होगा उसको हम पी बोलेंगे, पी बी बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। कुल वाष्प दाब इन दोनों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो निश्चित ताप पर किसी विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के, यदि विलायक का मोल प्रभाज लेंगे या विलायक का वाष्प दाब देंगे तो विलायक के मोल प्रभाज के, विलेय का वाष्प दाब लेंगे तो विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, कॉमा बंद, ठीक है। तो ये है राउल्ट का नियम, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा नियम है, ठीक है। आपको मैंने समझा दिया कि जिसका मोल प्रभाज अधिक होगा उसके मोलों की संख्या अधिक होगा। अब मोलों की संख्या अधिक है तो उसका वाष्प ज़्यादा बनेगा, तो उसका वाष्प दाब का मान अधिक होगा। अर्थात निश्चित ताप पर किसी विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, और यही कहलाता है हमारा राउल्ट का नियम। ये जो आपको दिख रहा है यही है राउल्ट का नियम। तो चलिए बच्चों, अब हमको राउल्ट का नियम मिल गया है। राउल्ट का नियम अभी बताया मैं, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। हमको यहाँ पर मिल गया था PA समानुपाती XA, या
पी बी समानुपाती एक्स बी। तो चलिए इसको जो है आगे हम जो है डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर पी ए समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है के एक्स ए। अब ये जो के है इसका वैल्यू हम कैसे ज्ञात करें? ठीक है, ये जो स्थिरांक है इसका मान जो है हम कैसे ज्ञात करें? तो मान लेते हैं कि यहाँ पर केवल जो है शुद्ध विलायक है। ठीक है, उस केवल क्या है? शुद्ध विलायक है। ठीक है, मान लीजिए कि केवल शुद्ध विलायक है। अब बताइए केवल शुद्ध विलायक है तो विलेय का मोल प्रभाज कितना होगा? 0। ठीक है, एक कंटेनर है उसमें केवल और केवल ए है। ठीक है, तो विलेय के तो कोई मोल है ही नहीं, तो विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा? 0। और पूरे के पूरे किसके मोल हैं? विलायक के हैं, तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। इसको जो है हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है इसका मान जो है हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल टू के, एक्स ए की वैल्यू कितना है? 1। तो पी ए बराबर हमको क्या मिल गया? के। अब यदि केवल शुद्ध विलायक है, ठीक है, तो शुद्ध विलायक है तो पी ए किसके बराबर हो जाएगा? पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। केवल और केवल ए है तो उसका वाष्प दाब क्या होगा? पी नॉट ए। ठीक है, तो हमको मिल गया यहाँ पर पी नॉट ए इक्वल टू के। ठीक है, अब के की वैल्यू जो है हमको मिल गया। के की वैल्यू क्या है? पी नॉट ए। यदि केवल शुद्ध विलायक ए है तो उसका वाष्प दाब क्या होगा? पी नॉट ए, क्योंकि जो वाष्प बन रहा है वो केवल ए के कारण से बन रहे हैं, तो वाष्प दाब भी केवल ए की वजह से होगा। तो क्या होगा? पी ए की जगह हम क्या लिखेंगे? पी नॉट ए। अब के की वैल्यू जो है समीकरण 1 में रख दीजिए। तो पी ए इक्वल टू के का वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए। तो यहाँ पर हमको मिल गया पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। उसी प्रकार से आगे इसको पी बी इक्वल टू के एक्स बी। अब यहाँ पर हम के की वैल्यू कैसे निकालें? ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बी है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर केवल और केवल शुद्ध विलेय है। ठीक है, अब केवल और केवल शुद्ध विलेय है। ठीक है, अब विलेय है तो विलायक का मोल प्रभाज कितना होगा? 0। तो पूरे का जो पूरा मोल प्रभाज है वो किसकी वजह से होगा? बी की वजह से होगा। इसका मान जो है इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। इसका मान जो है हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो रख दीजिए यहाँ पर पी बी इक्वल टू के, एक्स बी का मान कितना है? 1। तो पी बी इक्वल टू हमको क्या मिल गया? के। ठीक है, अब बताइए केवल और केवल यहाँ पर बी है तो उसका जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाएगा? पी नॉट बी के बराबर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हमको के की वैल्यू मिल गई पी नॉट बी। अब इसको जो है समीकरण 2 में रख दीजिए। तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बी इक्वल टू के की वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ पर हमको मिल गया पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स ए। ठीक है, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। इस प्रकार से जो है राउल्ट के नियम का जो है हमको क्या मिल गया? विस्तृत रूप मिल गया। अब बताइए ये तो विलायक का वाष्प दाब है, ये विलेय का वाष्प दाब है। अब यहाँ पर टोटल वाष्प दाब क्या होगा? ठीक है, यदि मैं बोलूँ कि पी टोटल क्या होगा, टोटल जो वाष्प दाब है वो क्या होगा? ठीक है, विलायक का वाष्प दाब क्या था? पी नॉट ए एक्स ए। विलेय का वाष्प दाब क्या था? पी नॉट बी एक्स बी। तो टोटल वाष्प दाब क्या होगा? ठीक है, टोटल वाष्प दाब होगा पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी ए प्लस पी बी प्रत्येक घटक के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। और ये है आपका डाल्टन का नियम। ठीक है, डाल्टन भैया ने क्या कहा था? ठीक है, जिसको हम डाल्टन का नियम बोलते हैं। डाल्टन भैया ने बोला था यदि एक कमरे में बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है, ऐसी गैसें जो आपस में क्रिया नहीं करती, जिसको हम बोलते हैं नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ठीक है, यदि एक रूम में नॉन रिएक्टिंग गैसें हैं तो उस रूम का कुल वाष्प दाब
प्रत्येक गैस के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। मान लीजिए आपका कमरा है, उसमें ऑक्सीजन गैस है और नाइट्रोजन गैस है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस रूम का कुल गैसों का वाष्प दाब कितना है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, और नाइट्रोजन का आंशिक वाष्प दाब, यदि इन दोनों को हम जोड़ दें तो टोटल वहाँ पर प्रेशर जो है हमको मिल जाएगा। यही है डाल्टन का नियम। तो P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB। PA का वैल्यू P नॉट A XA प्लस PB का वैल्यू P नॉट B XB। इस प्रकार से हमको यहाँ पर मिल गया P टोटल। ठीक है, इस प्रकार से हमको यहाँ पर मिल गया P टोटल। P टोटल इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। अब कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है PA और PB इनका जो है ग्राफ पूछ देता है। तो PA इक्वल टू क्या था, P नॉट A XA, PB इक्वल टू क्या था, P नॉट B XB। अब जो है कभी कभी जो है इसका ग्राफ पूछ देता है। यदि ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ हम किस तरीके से बनाएंगे, चलिए अब ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे दो लाइनें खींच लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको PA का ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये 0 है, ठीक है, ये भी 0 है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर शुद्ध द्रव है केवल, ठीक है, शुद्ध द्रव A है। ठीक है, अब केवल और केवल शुद्ध द्रव है तो विलेय का मोल प्रभाज कितना होगा, 0 होगा। विलायक का मोल प्रभाज कितना होगा, क्योंकि केवल विलायक ही विलायक है तो विलायक का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर धीरे धीरे, ठीक है, अब यहाँ पर धीरे धीरे हम क्या मिलाते जाते हैं, B जो है मिलाते जाते हैं। ठीक है, जितना B मिलाते जाएंगे उतना जो है A जो है हटाते जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जो है हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, धीरे धीरे जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे उसमें जो है क्या मिलाते जाते हैं, B जो है मिलाते जाते हैं, A को हटाते जाते हैं, B मिलाते जाते हैं, A को हटाते जाते हैं। तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि उसमें केवल और केवल B होगा। ठीक है, केवल और केवल विलेय होगा, विलायक को तो हमने हटा दिया। पहले क्या था, केवल और केवल विलायक था, इसीलिए विलेय का मोल प्रभाज 0, विलायक का मोल प्रभाज 1। अब धीरे धीरे हमने क्या किया, उसमें B मिलाते गए, A हटाते गए, B मिलाते गए, A हटाते गए। एक स्थिति ऐसा आएगा कि उसमें केवल और केवल शुद्ध विलेय क्या होगा, B। अब बताइए विलायक का मोल प्रभाज कितना होगा, 0, विलेय का मोल प्रभाज कितना होगा, 1। क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम दे देते हैं समीकरण 1, इसको हम दे देते हैं समीकरण 2, और इस पर हम लेते हैं वाष्प दाब, इस पर हम लेते हैं वाष्प दाब, और इधर है हमारा मोल प्रभाज। ठीक है, इधर हमारा क्या है, मोल प्रभाज। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए XB इक्वल टू क्या है, 0 है, XB इक्वल टू क्या है, 0 है, XA इक्वल टू क्या है, 1 है। इसका मान समीकरण 1 में रख दीजिए, PA इक्वल टू P नॉट A, XA का वैल्यू कितना है, 1, अर्थात PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A। ठीक है, PA इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा P नॉट A। जब XA इक्वल टू 1 है तो इसका मान समीकरण 1 में रख दीजिए, PA किसके इक्वल हो जाएगा, P नॉट A के। तो PA इक्वल टू क्या हो गया, P नॉट A। उसी प्रकार से समीकरण 2 को देखिए, ठीक है, समीकरण 2, PB इक्वल टू P नॉट B XB। अब यहाँ पर देखिए XB का वैल्यू कितना है, 1 है, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, PB इक्वल टू P नॉट B, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है। तो PB इक्वल टू क्या हो गया, PB इक्वल टू क्या हो गया, P नॉट B XB। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये जो ग्राफ है वो मोल प्रभाज का है, तो विलायक का जो मोल प्रभाज है वो क्या है, यहाँ पर 0। विलेय का जो मोल प्रभाज है यहाँ पर क्या है, 0। अब यहाँ देखिए विलायक का मोल प्रभाज 0 है, ठीक है, और ये है इसका वाष्प दाब। अब विलायक का मोल प्रभाज 0 है तो वाष्प दाब भी क्या होगा, 0 होगा।
ठीक है। अब धीरे धीरे जो है यहाँ पर देखिए वाष्प दाब का मान अधिकतम हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विलायक का मोल प्रभाज कितना है? 1। तो यहाँ पर ये ग्राफ बनेगा ऐसा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं PA इक्वल टू P0A XA। यहाँ पर देखिए XA इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? XA इक्वल टू 1। केवल और केवल जो है शुद्ध विलायक है, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है? P0A। तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पर देखिए XB इक्वल टू क्या है? 0, ठीक है, 0 है, और यहाँ पर XB इक्वल टू क्या है? 1 है, ठीक है। तो XB इक्वल टू 1 है, तब PB किसके बराबर है? P0B के। तो यहाँ पर ग्राफ बन जाएगा ऐसा। इसको हम लिख सकते हैं PB इक्वल टू P0B XB। अब यहाँ पर टोटल कितना होगा? टोटल वाष्प दाब, इन दोनों को मिला दीजिए। अब यहाँ पर निकल जाएगा P टोटल इक्वल टू क्या होगा? PA प्लस PB। तो इस प्रकार से जो है ग्राफ बन जाएगा PA इक्वल टू P0A XA और PB इक्वल टू P0B XB और P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB। इनके बीच मोल प्रभाज और वाष्प दाब का जो है ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं कि एक का जो वाष्प दाब है उसका ग्राफ थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, यदि दो द्रव होंगे, ठीक है, तो एक तो अधिक वाष्पशील होगा ना, ठीक है, जो अधिक वाष्पशील होगा उसका वाष्प जो अधिक बनेगा, तो उसका वाष्प दाब का मान भी अधिक होगा। जो कम वाष्पशील होगा, ठीक है, उसकी वाष्प कम बनेगी, तो उसके वाष्प दाब का मान भी इसकी तुलना में क्या होगा? कम होगा। तो ग्राफ हमको जो है कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये हो गया आपका द्रव द्रव विलयन से बने, द्रव द्रव विलयन से बने जो विलयन है उसका जो है वाष्प दाब और उनका ग्राफ, साथ ही उसके लिए जो है राउल्ट का नियम। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।